रखिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। गाइड में चैप्टर नंबर 50 को सबसे पहले हमने फिजिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट एंड एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट एंड मीडियम, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। किसी भी मीडियम में अगर लाइट बहुत स्लो होगी तो इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक होगी बात। जब भी लाइट किसी रिफ्रैक्टिव ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में जाती है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, उसकी वेवलेंथ छोटी होती है। ओके हो गया। अच्छा, और अगर ये जो मीडियम की चेंज हो रही है, ये मीडियम की चेंज स्लांटिंग हो तो लाइट की रिफ्रैक्शन हो जाती है। अगर डेंसर मीडियम में जा रहा है तो रिफ्रैक्शन उसी साइड पे हो जाती है, उसी एंगल पे होती है जिस एंगल पे आपका ये मौजूद होता है। डन होगी बात। और याद रखिएगा जो लाइट की प्रोपगेशन है वो हमेशा अपने वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे देखते हैं वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर ही है, यहाँ पे वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर ही है। एप्लीकेशन ऑफ अच्छा रिफ्रैक्शन ज़्यादा होती है अगर आपके पास इसका एंगल ज़्यादा हो और अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज ज़्यादा हो। डन। कन्वेक्स लेंस आपको पता है लाइट को कन्वर्ज कर देते हैं, एक पॉइंट पे ले जाते हैं, जबकि जो आपके कनकेव लेंस होते हैं वो लाइट्स को डाइवर्ज कर रहे होते हैं। ये बात भी सिंपल हो गई। उसके बाद सिलेंड्रिकल लेंस है। सिलेंड्रिकल लेंस जो होते हैं वो लाइट को एक एंगल में कन्वर्ज कर रहे होते हैं। मतलब वो स्फेरिकल लेंस होते हैं ना, वो सारे एंगल से आने वाली लाइट को कन्वर्ज करते हैं, ये सिर्फ एक एंगल से आने वाली लाइट को कन्वर्ज करते हैं। तो अगर स्फेरिकल लेंस एक स्पॉट बना रहा है, ये एक लाइन बना देगा। डन होगी बात। इसकी एग्जांपल ऐसी है जिस तरह कोई आपके पास टेस्ट ट्यूब पानी से भरी हुई और इसकी एग्जांपल मैग्नीफाइंग ग्लास होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिलेंड्रिकल लेंसेज। अगर आप दो सिलेंड्रिकल लेंसेज को परपेंडिकुलर रख दो तो फिर वो ये वही काम करते हैं जो कि स्फेरिकल लेंस काम करता है। ओके हो गया। फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। कोई भी लेंस जिस जगह, अगर एक लेंस में पैरेलल लाइट्स आ रही हैं तो वो जिस जगह पे सबको फोकस कर रहा है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, यानी कि इस फोकस पॉइंट का और इसका लेंस का जितना फासला ना वो होती है फोकल लेंस। अगर तो बहुत मोटा लेंस होगा तो वो बहुत जल्दी लाइट को मिला लेगा, उसको कहेंगे इसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी है। अगर कोई बहुत पतला लेंस होगा तो बड़ी दूर जाके मिलाएगा, उसको कहेंगे भाई इसकी फोकल लेंथ लंबी है। तो जितनी छोटी फोकल लेंथ होती है उतना स्ट्रॉन्ग लेंस होता है, उतना पावरफुल लेंस होता है, उतना ज़्यादा कन्वर्ज करने वाला लेंस होता है। ऑल राइट जी। उसके बाद आती है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में आपकी जो भी इमेज होती है ना वो दूसरी साइड पे इन्वर्टेड बनती है, उल्टी इमेज बनती है, क्योंकि ऊपर वाली जगह से लाइट आने वाली जगह नीचे बनती है, नीचे से आने वाली ऊपर बनती है। तो यानी कि जो भी इमेज आके बन रही है वो असल इमेज की उल्टी बन रही होती है। हमारे दिमाग में भी ऐसी बन रहा है जनाब वाली। मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ अ लेंस। अगर हमने लेंस की पावर को मेजर करना हो तो हम कहते हैं 1 मीटर डिवाइडेड बाय द फोकल लेंथ। 1 मीटर डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तो आपके पास पावर निकलेगी 1 डायोप्टर। ठीक है। बाद फोकल लेंथ क्या होता है? लेंस में और जहाँ पे फोकस हो रहा है उसमें जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। मैंने बताया था जितनी छोटी फोकल लेंथ होती है उतनी ज़्यादा पावर होती है। तो अगर छोटी फोकल लेंथ होगी तो यहाँ पे पावर का आंसर बड़ा आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर फोकल लेंथ 0.5 मीटर है तो आंसर आएगा 2 डायोप्टर। अच्छा, कनकेव लेंस की हम पावर किस तरह से निकालते हैं? उसमें तो कहीं पे लाइट मिलती नहीं है, तो भाई कन्वेक्स लेंस का पता चल गया ना। अब देख लो कनकेव लेंस उतनी ही, मिसाल के तौर पर 2 डायोप्टर का एक कन्वेक्स लेंस है, उतनी ही कर्व का जो कनकेव लेंस होगा उसको कहेंगे कि भाई इसकी -2 डायोप्टर है। डन होगी बात। अच्छा, जो सिलेंड्रिकल लेंसेज होते हैं उनकी ना सिर्फ हम पावर बताते हैं बल्कि उनका हमें एक्सेस भी बताना पड़ता है। अगर एक सिलेंड्रिकल लेंस है वो फोकल लेंथ कर है तो हम बताएंगे भाई इतने डायोप्टर का है, और अगर वो हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं हम कहेंगे इतने डायोप्टर 0 एक्सेस का सिलेंड्रिकल लेंस है। और अगर वो मिसाल के तौर पर वर्टिकल लाइन बना रहा है हम कहेंगे भाई इतने डायोप्टर 90 डिग्रीज का सिलेंड्रिकल लेंस है। डन होगी बात। ऑलराइट जी। फिर आती है हमारे पास ऑप्टिक्स ऑफ आई। आई में हमारे पास बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बहुत सारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चेंजेस होती हैं जिनको हम एक तरह समराइज़ करके हम कहते हैं एक ही रिड्यूस्ड आई समझ लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि भाई एक समझ लो ऐसे कि 59 डायोप्टर का आपके पास लेंस है जो कि 17 मिलीमीटर दूर मौजूद है। ओके होगी बात। ये कर्वेचर आपके पास जो लेंस का, अच्छा सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्शन है वो एयर और कॉर्निया के जंक्शन पे हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे लेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंस का हामिल है क्योंकि लेंस की जो थिकनेस है वो आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ऑलराइट। फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन रेटिना कैसी होती है? आपको पता है रेटिना पे एक उल्टी इमेज फॉर्म हो जाएगी, हमारा ब्रेन उसको सीधी करके हमें बता देता है। फिर मैकेनिज्म ऑफ अकोमोडेशन। अगर कोई चीज़ बहुत दूर मौजूद है, ठीक है, तो जारी बात है हम अपने लेंस को थोड़ा कम कन्वेक्स कर लेते हैं ताकि कम उसको कन्वर्ट किया जाए और रेटिना पे इमेज बन जाए। अगर कोई इमेज बहुत ही करीब मौजूद है तो हम कन्वेक्सिटी बढ़ा लेते हैं ताकि वो इमेज वहाँ पे बन सके। तो ये कन्वेक्सिटी बढ़ाना घटाना किस तरह से किया जाता है? बेसिकली हमारे लेंस के साइड पर सस्पेंसरी लिगामेंट्स लगे हुए होते हैं जो कि लेंस को खींच के रखते हैं। ठीक है। लेंस आपका बेसिकली एक समझ लो इलास्टिक कैप्सूल है जिसके अंदर प्रोटीनेशियस और मुख्तलिफ तरह का ट्रांसपेरेंट फ्लूइड मौजूद है। अब सस्पेंसरी लिगामेंट्स इसको खींच के रखा हुआ है। अगर हम इस खिंचाव को कम कर दें तो जारी बात है लेंस ज़्यादा मोटा हो जाएगा, लेंस जो है वो मतलब ज़्यादा कन्वेक्स हो जाएगा। हम किस तरह से इसको कम करते हैं, हम किस तरह से खिंचाव को कम करते हैं? उसके लिए हमारे पास सीलियरी मसल है। सीलियरी मसल में 2 तरह के फाइबर होते हैं, एक होते हैं मेरिडियनल फाइबर्स और एक होते हैं सर्कुलर फाइबर्स। ये मेरिडियनल फाइबर्स है जो कि इसकी पेरिफेरी से लेके स्क्लेरोकॉर्डियल जंक्शन पे लगे हुए होते हैं। ये जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये करीब ले आएंगे तो लेंस को ज़्यादा कन्वेक्ट कर देते हैं। दूसरे आपके पास सर्कुलर मसल होते हैं, वो सर्कुलर मसल जो जगह मौजूद होते हैं वो भी जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपके लेंस जो है वो ज़्यादा कन्वेक्स हो जाता है। तो दोनों की कंस्ट्रक्शन लेंस को ज़्यादा कन्वेक्स करती है, लेंस को ज़्यादा पावरफुल करती है। खासतौर पर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इन दोनों मसल को स्टिमुलेट करता है ताकि लेंस ज़्यादा पावरफुल हो सके और ज़्यादा करीब मौजूद चीज़ों को देख सके। फिर आता है प्रेस बायोपिया।
प्लस बायोपिया एक ऐसी एबनॉर्मेलिटी जिसमें आपके लेंस की थिकनेस को बढ़ाने घटाने की एबिलिटी ख़राब हो चुकी है। इसमें हम एक ही जगह पर सिर्फ फोकस कर सकेंगे, ना दूर की चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ सकेगी, ना ही करीब की चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ सकेगी। ओल्ड एज में प्रॉब्लम हो जाता है। इसको ट्रीट करने के लिए हम बाई फोकल ग्लासेस यूज़ करते हैं, यानी ऐसी ग्लासेस जिसमें आपके पास एक ऊपर शीशा मौजूद होता है और यहाँ पे एक छोटा शीशा भी मौजूद होता है। तो यहाँ पे अगर कोई करीब चीज़ देखनी हो तो इसको यूज़ करते हैं, दूर चीज़ देखनी हो तो इसको यूज़ कर लेते हैं। फिर आता है आपके पास प्यूपिल डायमीटर। प्यूपिल जो है वो अपना डायमीटर इंक्रीज डिक्रीज करता है विद रिस्पेक्ट टू लाइट। अगर लाइट बहुत ज़्यादा होगी तो ये डायमीटर कम कर लेगा ताकि आई में थोड़ी लाइट आए। अगर लाइट बहुत थोड़ी होगी इर्द गिर्द तो ये डायमीटर बढ़ा लेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आई के अंदर आ सके। फिर आता है डेप्थ ऑफ फोकस। डेप्थ ऑफ फोकस में एक चीज़ देखिएगा, अगर तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट किया हुआ है तो लाइट ऐसे एंगल पे आती है कि फोकस बड़ा आसान है। अगर रेटिना थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे तो भी फोकस हो ही जाता है। तो यानी कि ये आपके पास बहुत ज़्यादा डेप्थ ऑफ फोकस है, ठीक है। और अगर आपका रेटिना आपका प्यूपिल बिल्कुल दूर हुआ है, प्यूपिल डायलेट हुआ है, तो लाइट अच्छे भले बड़े एंगल पे आती है, इतने बड़े एंगल पे आती है कि फिर फोकस करने के लिए भी एग्जैक्ट फोकल पॉइंट पे होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी वो आगे पीछे हो जाए तो फिर आपका फोकस ख़राब हो जाता है ऑलरेडी। उसके बाद आते हैं आपके पास डेप्थ ऑफ फोकस के बाद आता है एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन। इमेट्रोपिया नॉर्मल विजन होता है, हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस है। इसमें आपको दूर चीज़ें सही नज़र आएंगी लेकिन करीब की चीज़ें सही नज़र नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि करीब की चीज़ों के लिए हम इतनी ज़्यादा कन्वेक्सिटी कर ही नहीं पा रहे। करीब की चीज़ों की जो इमेज है वो हमारे पास पीछे बन रही होती है, रेटिना से पीछे बन रही होती है। इसको ट्रीट करने के लिए हम सामने एक ये लगा देंगे, कन्वेक्स लेंस लगा देंगे। ओके, फिर आती है हमारे पास मायोपिया। मायोपिया होती है नियर साइटेडनेस। करीब की चीज़ नज़र आ रही है लेकिन दूर की चीज़ नज़र नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि दूर की चीज़ का इमेज रेटिना के सामने बन रहा होता है। हम कन्वेक्सिटी को इतना कम कर ही नहीं पाते, हम उसको इतना प्लेन कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं इतना प्लेन कर पा रहे? वही वो उसकी रीजंस और भी हो सकती हैं। अच्छा, इसको ट्रीट करने के लिए हम एक कनकेव लेंस लगा देते हैं। अच्छा, याद रखिएगा, अगर आई बॉल का साइज बड़ा हो रहा है तो मायोपिया हो जाएगा, अगर आई बॉल का साइज छोटा हो रहा है तो हाइपरोपिया हो जाएगा। डाउन की बात। फिर आता है एस्टिग्मेटिज्म। इसमें जो लेंस है ना वो एसिमेट्रिकली ख़राब हो गया है, यानी कि किसी एक एक्सिस में उसकी कन्वेक्सिटी बढ़ गई है और एक एक्सिस में उसकी थोड़ी कम बढ़ी है, जिसकी वजह से एक एक्सिस में आने वाली लाइट कहीं और फोकस होगी, किसी और एक्सिस में आने वाली लाइट कहीं और फोकस होगी। इसको चेक करने के लिए हम इस तरह से यूज़ करते हैं। पेशेंट कहता है भाई ये लाइन्स मुझे क्लियर नज़र आ रही है लेकिन ये लाइन्स मुझे ब्लर नज़र आ रही है। सीधी सी बात है, कुछ लाइन्स का इमेज उसकी रेटिना पे बन रहा है, कुछ लाइन्स का इमेज कहीं और बन रहा है। एस्टिग्मेटिज्म को ट्रीट करने के लिए हमें सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है सिलेंड्रिकल लेंस जो होता है वो एक ही एक्सिस पे कन्वर्ज कर रहा होता है। तो क्योंकि यहाँ पे एक एक्सिस ज़्यादा मसला कर रहा है, देख लो, एक एक्सिस की कन्वर्जन यहाँ पे हो रही है, एक एक्सिस की कन्वर्जन यहाँ पे हो रही है। तो एक एक्सिस को ठीक करने के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंस लगाते हैं ताकि हर तरह से आने वाली लाइट एक ही जगह पे कन्वर्ज हो और आपके पास एक ही इमेज बन जाए। तो एस्टिग्मेटिज्म को ट्रीट करने के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंसेज यूज़ करते हैं। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट लेंसेज किस तरह से फ़र्क है नॉर्मल लेंसेज से? कॉन्टैक्ट लेंसेज पहली तो बात ये है कि कॉर्निया के इफेक्ट को काफ़ी हद तक ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्टैक्ट लेंस और कॉर्निया के दरमियान में फ्लूइड आता है तो कॉर्निया के अंदर रिफ्रैक्शन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। तो अगर कोई कॉर्निया की एबनॉर्मेलिटी हो जिस तरह कैराटोकोनस, तो वो बहुत हद तक आपकी ट्रीट हो जाती है। पहला फ़र्क। दूसरा फ़र्क ये है कि इसमें साइज़ ऑफ इमेज बहुत बड़ा छोटा नहीं होता, जबकि ग्लासेस लगाने से साइज़ ऑफ इमेज थोड़ा सा वेरी कर जाता है। तीसरी बात ये है कि इसमें ब्रॉडर फील्ड ऑफ क्लियर विजन मिलता है, क्योंकि आप जिधर मर्जी ऊपर जहाँ मर्जी देखो ये कॉन्टैक्ट लेंस भी कॉर्निया के साथ साथ ट्रैवल करता रहता है, इसलिए ब्रॉडर फील्ड ऑफ विजन मिलती है एज़ कम्पेयर टू ग्लासेस। ग्लासेस में आप ग्लासेस के शीशे में से देख रहे हो तो ठीक है, थोड़ा राइट लेफ्ट देखो तो काम ख़राब हो जाएगा। फिर आता है कैटरैक्ट्स। ओल्डर पीपल के अंदर ये प्रॉब्लम होता है कि उनके लेंस के अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं वो आपकी ख़राब हो जाती हैं, वो लाइट को पास नहीं करने देती, तो ये ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। ट्रीटमेंट ये है कि आप लेंस को निकाल दो, या तो कोई प्लास्टिक का लेंस डाल दो या फिर कोई अच्छी खासी तगड़ी ग्लासेस बना दो उस बंदे को। अच्छा, फिर आती है हमारे पास विजुअल एक्विटी, यानी कि कितनी आपकी एक्यूरेसी है। सीधी सी बात है, कोई भी स्पॉट आपकी रेटिना पे एक 11 माइक्रोमीटर का स्पॉट बना रहा होता है, लेकिन जो उसका दरमियान है ना वो काफ़ी हद तक ब्राइट होता है। डाउन की बात। हमारी जो फोविया है, यानी रेटिना के दरमियान में जो फोविया होता है वहाँ की कोन्स का डायमीटर होता है 1.5 माइक्रोमीटर। अगर फोविया पे कोई भी इमेज 2 माइक्रोमीटर दूर बन रही है तो हम उसको दो सेपरेट चीज़ें समझ सकेंगे। और कोई भी इमेज 2 माइक्रोमीटर दूर बनने का मतलब है कि उसका लेंस पे एंगल होना चाहिए 25 सेकंड्स का। अगर इससे कम एंगल होगा तो जाहिर सी बात है वो जो इमेजेस है वो इतनी करीब बन जाएंगी कि हम उसको दो सेपरेट चीज़ें समझ नहीं सकेंगे। सही होगी बात। 25 सेकंड का क्या मतलब है? डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड करो तो बनता है 1 मिनट, और फिर 1 मिनट को भी 60 पार्ट्स में डिवाइड करो तो वो बनता है 25 सेकंड। तो ये भी बेसिकली आपके पास एक एंगल का ही यूनिट है, एक डिग्री का ही यूनिट है। डन होगी बात। अच्छा, फोविया पे आपकी विजुअल एक्विटी इतनी अच्छी है कि 2 माइक्रोमीटर दूर चीज़ को आप दो अलग अलग चीज़ें समझते हो। बाकी सारी जगहों पे इतनी अच्छी नहीं होती। जो पेरिफेरी होती है वहाँ पे आपकी एक्विटी 10 गुना कम होती है। डन होगी बात। क्लिनिकल मेथड फॉर स्टेटिंग विजुअल एक्विटी। आप एक बंदे को कुछ चीज़ दिखाते हो, अगर तो वो 20 फीट के फासले पे वो चीज़ देख लेता है जो कि 20 फीट के फासले पे देखनी चाहिए, आप कहते हो भाई इसको विजन है 20/20। लेकिन अगर वो 20 फीट के फासले पे काफ़ी बड़ी चीज़ देख पा रहा है, छोटी नहीं देख पा रहा, ऐसी चीज़ देख पा रहा है जो कि असूली तौर पे 200 मीटर पे उसको देखनी चाहिए थी, तो आप कहोगे भाई इसकी विजुअल एक्विटी है 20/200, यानी 20 फीट के फासले पे ये वो चीज़ देख रहा है जो कि उसको 200 फीट के फासले पे देखनी चाहिए थी।
ऑल राइट। उसके बाद हम किसी भी साइज चीज़ का डिस्टेंस किस तरह से देखते हैं, हमारी आई किस तरह देखती है कि ये कितनी दूर होगी। नंबर एक, उस चीज़ का साइज़, हमें नॉर्मल चीज़ों का साइज़ पता ही होता है, हम बंदे का साइज़, गाड़ी का साइज़, हम जो हमें साइज़ पहले से पता है और जो साइज़ नज़र आ रहा है उसको कंपेयर कर कहते हैं वो बहुत छोटा नज़र आ रहा है, इसका मतलब बहुत दूर है, बड़ा नज़र आ रहा है, इसका मतलब करीब है, ठीक है, साइज़ ऑफ इमेज। नंबर दो, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस बाय मूविंग पैरालैक्स। जब आप आइज़ को मूव करते हो, जो चीज़ें करीब होती हैं वो आपके विजन में बहुत ज़्यादा मूव हो जाती हैं, जो चीज़ें दूर होती हैं वो विजन में बहुत कम मूव होती हैं। तो विजन मूविंग पैरालैक्स से भी हम डिस्टेंस को देख लेते हैं। नंबर तीन, आपके पास बाइनोकुलर विजन, दोनों आइज़ में किसी भी चीज़ का इमेज कितना डिफरेंट आ रहा है। अगर कोई चीज़ बहुत करीब होगी तो दोनों आइज़ उसके फ़र्क एंगल्स देख रही होगी, और अगर कोई चीज़ दूर होगी तो दोनों आइज़ में सिमिलर विजन आ रहा होगा। ये होती है हमारे पास स्टेरियोप्सिस। इसकी मदद से भी हम चेक कर लेते हैं कि कोई चीज़ कितनी दूर है, कितनी करीब है। फिर आते हैं हमारे पास फ्लूइड सिस्टम। हमारी आई में दो तरह के फ्लूइड होते हैं, जो लेंस से आगे होते हैं उसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, लेंस से पीछे होते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर में डिफ्यूजन वगैरह होती है क्योंकि ये बहुत फ्रीली फ्लूइड नहीं है। एक्वस ह्यूमर बहुत ही फ्रीली जाता है, इसकी प्रोडक्शन भी हो रही होती है, ख़त्म भी हो रहा है। प्रोडक्शन इसकी कहाँ हो रही होती है, बेसिकली आपके पास सीली प्रोसेसेस होते हैं, जो कि यहाँ पे आपके पास सीलरी मसल्स और आयरस के दरमियान में सीलरी प्रोसेस होती हैं। ये पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम करते हैं, बाइकार्बोनेट निकल जाता है, उसके साथ क्लोराइड निकल जाता है, वाटर की उसमें होती है, और इसी तरह से अमाइनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ग्लूकोज, इनको भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ये निकालते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन हो रही होती है। फिर एक्वस ह्यूमर आपके प्यूपल के दरमियान से होते हुए एंटीरियर पोर्शन में आता है, फिर एंटीरियर पोर्शन से यहाँ पे आयरस और कॉर्निया के दरमियान में चला जाता है, फिर आयरस और कॉर्निया के दरमियान में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब किस में होता है, एब्जॉर्ब होता है आपके पास कैनाल ऑफ स्लेम में, कैनाल ऑफ स्लेम में ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कैनाल ऑफ स्लेम और एक्वस ह्यूमर के दरमियान में आपके पास ट्रबैकुली का नेटवर्क वगैरह भी मौजूद होता है, यानी कि जो भी कुछ गुजरना होता है वो ट्रबैकुली के अंदर से फिल्टर होता है, वो गुजरता है। अब आपके पास अच्छा ज़ाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा फ्लूइड होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, अगर कम फ्लूइड होगा तो प्रेशर कम होगा। जैसे नॉर्मली इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो 12 to 20 mmHg होता है। अच्छा, अब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को अगर हमने मेजर करना हो तो हम टोनोमीटर यूज़ करते हैं, जिसमें हम यहाँ पे ये प्लेस करके हम प्रेशर लगा के दबा के चेक करते हैं। अगर तो ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़े दबाने के लिए, हम कहेंगे अंदर बहुत प्रेशर है। अगर थोड़ा प्रेशर लगा रहा है, ये बिल्कुल ऐसे जिस तरह टायर की ट्यूब को आप दबा के चेक कर लेते हैं इसमें हवा का प्रेशर कैसा है। फिर रेगुलेशन ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, सीधी सी बात है, अगर प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होने लगेगा तो हम एब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे ताकि प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाए। एब्जॉर्प्शन को रेगुलर करके आपका प्रेशर रेगुलेट हो जाता है। हाँ, अगर इंट्राऑक्यूलर प्लेस में प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन में रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी है, इसीलिए प्रेशर आपके पास इंक्रीज़ कर गया। ध्यान की बात, ये कैनाल ऑफ स्लेम ना एक वेन की तरह की होती है। तो आप कह देते हो कि अच्छा, एक तो ये है वेन, ऊपर से इसमें ब्लड ज़्यादा, तो ये एक्वस ह्यूमर आ रहा है। हम कहते हैं ये ऐसी वेन है जिसमें ब्लड से ज़्यादा एक्वस ह्यूमर है, ठीक है। अच्छा, और फिर इसके आगे जो वेन होती है उसमें भी एक्वस ह्यूमर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी छोटी वेन जिसमें एक्वस ह्यूमर बहुत ज़्यादा होते हैं उनको हम कहते हैं एक्वस वेन्स। ओके जी, डन होगी बात। अच्छा, ये जो ट्रबैकुलर सिस्टम होता है, इसको अगर आपने साफ़ करना तो साफ़ करने के लिए क्या सिस्टम है, बेसिकली यहाँ पे फैगोसाइटोसिस होते हैं। तो अगर कोई भी डेब्रिस वगैरह आके इसके अंदर फंस जाए तो फैगोसाइटोसिस उनको फैगोसाइटोस कर लेते हैं, और ये ट्रबैकुलर नेटवर्क को हम साफ़ रखते हैं, क्योंकि अगर साफ़ ना रखा तो फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, ग्लोकोमा में यही होता है कि हम ब्लाइंडनेस कब हो जाती है। क्यों? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया, या तो उसने न्यूरॉन्स को दबा के मार छोड़ा है, या उसने ब्लड वेसल को दबा दिया है, ब्लड सप्लाई कम कर दी है, ठीक है। अब ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ज़्यादा क्यों हुआ है? सीधी सी बात है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही। एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं हो पा रही? या तो इसमें कोई WBC आके फंस आ गए हैं, या यहाँ पे कोई फाइबर्स वगैरह इतनी ज़्यादा आ गए कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही। तो कोई भी वजह की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही। ट्रीट कैसे करते हैं? हम आई ड्रॉप्स डालते हैं, ऐसे आई ड्रॉप्स डालते हैं तो जो या तो फ्लूइड की प्रोडक्शन को कम कर दें या फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दें, ताकि प्रेशर कम किया जा सके ना। तो या तो आई ड्रॉप्स डाल लेते हैं, और अगर आई ड्रॉप से गुजारा ना हो रहा हो तो फिर हम ऐसी ऑपरेटिव टेक्निक यानी कि सर्जरी यूज़ करते हैं। हम ना यहाँ पे सर्जरी के थ्रू ऐसे कैनाल्स बनाए जाते हैं कि यहाँ पे मौजूद फ्लूइड जो है वो आपका फिल्टर होता है, मतलब निकलता रहे, एब्जॉर्ब होता रहे। तो इस तरह की ट्रीटमेंट्स हम यूज़ कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।